हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी VI के जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों का सेकेंड पेपर का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जब सेकेंड पेपर खत्म होगा तो थर्ड पेपर यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ इत्यादि का क्लास यानी पाठ्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड पेपर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें का अब ये अगला टॉपिक है हमारा क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षा के सिद्धांत। आज हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा की उपयुक्त विधियों को अपनाते हुए शिक्षक का यह कर्तव्य है कि उनके जीवन में शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण बना सके। अभी देखिए, जो RCI क्या कर रही है कि जिस फील्ड के टीचर है उस क्षेत्र में उसको विशेषज्ञ होना है, क्योंकि ये शिक्षा के साथ साथ एक परमार्थ का भी काम है। मान लीजिए कि कोई बच्चा दृष्टिबाधित है या IDD का है तो आप उसके साथ टाइम पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षक का यह कर्तव्य है कि उनके जीवन में शिक्षा को उद्देश्य को पूर्ण बना सके तथा किसी भी वस्तु के प्रत्यय को आसानी से समझ सके तथा उनको यह प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। सामान्य बच्चे की तरह दृष्टिबाधित बच्चों की भी शिक्षा के कई सिद्धांत हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को विशिष्ट रूप देकर उसके आधार पर विशिष्ट उपकरण की सहायता से विशेष शिक्षक के द्वारा शिक्षा पर जोर दिया जा सकता है। ठीक है, शिक्षा के मुख्यतः 3 सिद्धांत होते हैं जो निम्न है। शिक्षा के कितने सिद्धांत होते हैं? 3। पहला हमारा क्या सिद्धांत है? ठोस या मूर्त रूप। ठीक है, देखिए, ठोस या मूर्त रूप, ये हमारा है पहला सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि सामान्य बालक किसी पदार्थ या वस्तु को पहली बार देखता है तो उस पदार्थ को एक समग्र इकाई के रूप में समझ लेता है। मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, अगर वो किसी चीज को पहली बार देखता है तो बस उसको एक वस्तु मानकर इकाई के रूप में समझता है, उसे नाम या क्या चीज है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे उसके विभिन्न अंगों एवं खंडों का अनुभव करता है, किंतु दृष्टिबाधित बालक के लिए यह प्रक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टिबाधित बच्चों का क्षेत्र सीमित होता है और स्पर्शी शक्ति भी सीमित होता है। शुरू में बच्चे के स्पर्शी शक्ति का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब उसे विशेष शिक्षक द्वारा यानी और उसके माता पिता द्वारा जब ट्रेंड किया जाता है तब उसके स्पर्शीय ज्ञान का कौशल खुलता है। ठीक है, किसी एक अंग को स्पर्श कर पाता है तथा पदार्थ के विभिन्न अंगों को बारी बारी से निरीक्षण करके संपूर्ण आकार को ग्रहण करता है। दृष्टि और संवेदना में बहुत अंतर होता है। दृष्टि और संवेदना में क्या होता है? बहुत अंतर होता है। अब देखिए, अब ये आपके परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकता है दीर्घोत्तरीय में कि विशिष्ट शिक्षा के कितने सिद्धांत हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो विशिष्ट शिक्षा के कितने सिद्धांत हैं? 3। उसमें से पहला क्या है? ठोस या मूर्त अनुभव। ठीक है, इसलिए यदि दृष्टिबाधित बालों को शिक्षा देना है तो उसके चारों ओर के वातावरण का ज्ञान कराने हेतु
विभिन्न प्रकार के ठोस अनुभव देना अनिवार्य है। ठोस अनुभव देने के लिए उन्हें वातावरण में उपस्थित अनेक वस्तुओं से संपर्क करने का अवसर प्रदान किया जाए तथा आवश्यक वस्तुओं का विस्तृत वर्णन करते हुए अनुभव देने का प्रयास करें। मतलब जो भी उसे आप स्पर्शीय ज्ञान करा रहे हैं तो उसके बारे में आप उस बच्चे के साथ विस्तृत चर्चा कीजिए कि ये चीज ऐसा है, इसका ये उपयोग होता है। जैसे आप नल का ज्ञान करा रहे हैं बच्चे का, तो आप बताएंगे कि इसमें से ऊपर एक टंकी होता है, पानी आता है, उसको बार बार कि इधर से खोला जाता है, इधर बंद किया जाता है, कम पानी का अगर आवश्यकता है तो हल्का सा खोला जाता है, ज्यादा पानी की आवश्यकता हो तो उसका थोड़ा बढ़ाकर खोला जाता है। ऐसे उस बच्चे को स्पर्शीय ज्ञान कराकर पूरा बोध कराया जाता है, तब जाके उसकी कौशल प्रक्रिया अच्छी होगी। दृष्टि बाधित बच्चे की किसी भी वस्तु का मूर्त अनुभव बनाने में कठिनाई होती है, इसीलिए इसमें किसी वस्तु का प्रयत्न देने में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बच्चे को टेबल के बारे में बताना है तो कोशिश की जाए कि टेबल की एक एक भाग को स्पर्श करते हुए और साथ ही उसकी सरल शब्दों में व्याख्या करते हुए समझाया जाए। मान लीजिए कि आप बच्चे को टेबल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उसके चार जो नीचे के पैर होते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। इसके में जब चार पैर रहेंगे, लकड़ी का बना होता है, ये ऊपर थोड़ा चौड़ा होता है, पूरी विधिवत जब जानकारी उसको देंगे तो वो टेबल को समझ पाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है शिक्षा का सिद्धांत? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देना। दूसरा हमारा क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देना। प्रत्येक जीव में व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है। ये आपको तो भली भांति मालूम होगा कि जितने भी धरती पर प्राणी है सब में भिन्नता पाया जाता है। यह सर्वमान्य तथ्य है, यह सर्वविदित है कि किसी भी एक परिस्थिति में किन्हीं दो व्यक्तियों का व्यवहार एक समान नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति में अगर एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं तो दोनों का व्यवहार क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। ऊपरी तौर पर किसी भी समूह के सदस्य एक जैसे लग सकते हैं, परंतु ध्यान से देखने पर उसमें पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने समाज में देखे होंगे कि कहीं कहीं जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो उन दोनों का शकल लगभग एक जैसा बहुत बच्चों का होता है कि आप उसको पहचान न पाएंगे, लेकिन उन दोनों के व्यवहार में अलग अलग भिन्नता आपको मिलेगी। चेहरा एक जैसा रहेगा लेकिन दोनों का व्यवहार क्या रहेगा? अलग अलग प्रकार का रहेगा। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन एक विशेष शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब आप विशेष टीचर बन रहे हैं तो आपको व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाना आपका परम कर्तव्य है। मानव समाज में बहुत पहले ही इस अवधारणा का समझ लिया गया था कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण व्यक्तियों में पाए जाने वाली विभिन्न अंतर शिक्षा उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावशाली है। यह अंतर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है। ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक स्तर, जैसे आयु, स्वभाव, सामाजिकता, आनुवंशिकता, वातावरण इत्यादि। ठीक है। अब है तीसरा हमारा। तीसरा कौन है शिक्षा का सिद्धांत? क्रिया द्वारा सिखाना अथवा ज्ञानार्जन। ठीक है। क्रिया द्वारा मतलब उसके करके उसको बतलाना और करवा के। ठीक है। आपको करना भी है और उस बच्चे से करवाना भी है। बच्चों को उपयुक्त सहायता प्रदान करके ही उसका समुचित विकास
किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके समाज में कोई भी दिव्यांग बच्चा है, तो आप उसे समुचित संसाधन जब उपलब्ध कराएंगे तभी उसका समुचित विकास हो पाएगा। बच्चों को अपने कार्य करने दिया जाए, साथ ही साथ जहां आवश्यकता हो उन्हें सहायता प्रदान की जाए। जैसे 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 परिस्थितियां से बच्चों का संबंध होता जाता है, वह ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनका आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती जाती है, जिससे सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। दृष्टि द्वारा प्राप्त अनुभव को बालकों पर नहीं थोपना चाहिए, बल्कि उनको क्रियाशीलता और संवेगात्मक विकास के आधार पर सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे बालकों का पदार्थ तथा वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क होता है। मान लीजिए कि कोई सामान्य बच्चा है जो अपनी आंखों से देख रहा है, तो वो किसी चीज को दिखते दिखते उसे क्या होता है कि वो देखने से उसके दिमाग पर अभ्यास हो जाता है। उस चीज को आपको एक बार बताने पर वो आसानी से समझ लेता है, लेकिन विशेष बच्चे को उसी चीज को आपको बार बार बताना पड़ेगा। और संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु की आकृति, गुण, अवगुण आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार बालक स्वयं की क्रिया करके वास्तविकता ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दृष्टिहीनता के कारण बालक को ज्ञान अर्जन के अवसर, जीवन से संबंधित कार्यों को सिखाकर अधिक से अधिक अनुभव प्रदान किया जाए। जैसे सबसे पहले उसे क्या किया जाता है कि डीएलएस, मतलब उसकी शरीर की क्या क्या दैनिक क्रिया कौशल है, सबसे पहले बच्चे को उसमें ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपने माता पिता पर ज्यादा बोझ न बन सके। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी समाज में हमारे विशेष टीचर है, वो उनके माता पिता को भी समझाए कि आप ऐसे बच्चे के साथ व्यवहार कीजिए, ऐसे कीजिए, उसे स्पर्श के द्वारा ज्ञान कराइए, वो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। क्योंकि आजकल समाज में क्या रहा है कि जब बच्चा किसी कारण से दिव्यांग बन जाता है तो उसे माता पिता इतना उसे गुलाम बना कर रखते हैं, कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं, कहीं घूमने नहीं देते हैं, या किसी चीज को छूने नहीं देते हैं। इससे क्या होता है कि उसका आत्मविश्वास भीतर का गिर जाता है, वह अपने को अकेलापन महसूस करता है। ऐसा बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। इन सिद्धांतों के अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं जो एक विशिष्ट शिक्षक को दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पढ़ाते समय ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से सिद्धांत है देखिए। अब ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में 100% आते हैं। कैसे कि दृष्टिबाधितों के लिए या दिव्यांगों के लिए कौन कौन से विशेष सिद्धांत हैं जो पढ़ाते समय शिक्षकों को अपनाना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, दूसरा है स्व अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है तत्परता का सिद्धांत, चौथा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, पांचवा है पुनर्बलन का सिद्धांत, 6 नंबर है उद्दीपन का सिद्धांत, 7 नंबर है सामूहिक गतिशीलता का सिद्धांत। अब हम इसमें एक एक के बारे में अब चर्चा करेंगे। ये तो सिद्धांत हो गए, ठीक है। अब है इसमें शैक्षिक उद्देश्यों की अवशिष्ट दृष्टि का उपयोग। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जो अवशिष्ट दृष्टि जिसकी बचे उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आप शायद सोचते होंगे कि एक कम दृष्टि वाला व्यक्ति जीवन के कई पहलुओं में एक समान दृष्टि वाले व्यक्ति के समान ही होता है। आप सोचते होंगे ना कि जो कम दृष्टि वाले व्यक्ति जीवन के पहलुओं में क्या होता है, वो समान दृष्टि के लगभग बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वह कुछ हद तक देख सकता है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वह कुछ ही हद तक देख सकता है, लेकिन वास्तव में चाहे उसमें कुछ अवशिष्ट दृष्टि
होती है, पर वह अन्य समान दृष्टि वाले व्यक्तियों की तरह नहीं देख सकता है। ठीक है, उसे कुछ चीजें दिखाई देती हैं लेकिन कई चीजें दिखाई नहीं देती हैं। ये किसके बारे में बात हो रहा है? अवशिष्ट अल्प दृष्टि वाले बच्चे के लिए। ठीक है, दिखाई नहीं देती है। कई बार हो सकता है कि वह भ्रमित हो जाए, क्योंकि जो उसे दिखाई दे रहा है और जो वह सुन रहा है उसमें बहुत अंतर हो। इस अंतर का कारण है कि जो वह सुनता है वह वैसा होता है जैसा कि एक समान दृष्टि वाले को दिखाई देता है। इसीलिए कम दृष्टि वाले व्यक्तियों में देखरेख और सहायता की आवश्यकता होती है। अल्प दृष्टि वाले होते हैं, उन्हें क्या करती है? सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें अपनी कम दृष्टि को प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए, एक माता पिता उस बच्चे का और परिवार के सदस्य अध्यापक के रूप में आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि एक जन्मोपरांत कम दृष्टि वाला बच्चा, अर्थात वह बच्चा जिसकी जन्म से ही कम दृष्टि नहीं थी किंतु कुछ वर्षों बाद हो गई है, अपनी कमी यानी अपना दृष्टिकोण जल्दी अनुभव कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि सामान्य दृष्टि होने पर कैसा दिखाई देता है। मान लीजिए कि बच्चा शुरू में अल्प दृष्टि बाधित नहीं है, तो जो चीज को देखा है तो उसे कम दृष्टि में भी वह आसानी से उस चीज को पकड़ लेता है, क्योंकि वह पहले का वो चीज देखा रहता है। ठीक है, यदि ऐसे बच्चे का अपनी दृष्टि के प्रति सकारात्मक रवैया विकसित कराया जाए तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिति के साथ समझौता करने से अधिक योग्य होगा। ठीक है, जब तक कि एक कम दृष्टि वाला बच्चा भावनात्मक रूप से देखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वह देखने में कोई रुचि नहीं दिखाएगा। कई माता पिता, अध्यापक एवं कम दृष्टि वाले बच्चों के साथ काम करने वाले व्यवसायिक यह मानते हैं कि कम दृष्टि वाले सभी बच्चे अपनी श्रेष्ठ दृष्टि का प्रभावित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कई क्रियाएं भी कर सकते हैं, किंतु कई बार कम दृष्टि वाले बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें जो दृष्टि चली गई है वो अब नहीं है। कई क्रियाएं भी कर सकते हैं, किंतु कई बार कम दृष्टि वाले बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण है? जैसे उनकी ओर ध्यान न दिया जाना, रुचि का अभाव, अभिप्रेरणा और प्रशिक्षण में कमी, और बच्चे की देखभाल करने वालों इस विषय में पर्याप्त जानकारी न होना। सबसे यहाँ मुख्य पहलू है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं उसके बारे में क्या करना चाहिए, उस टाइप की जानकारी हम लोगों को न होना, या उनके माता पिता परिवार को न होना। उदाहरण स्वरूप, एक कम दृष्टि वाला बच्चा जिसमें परिधीय दृष्टि तो है किंतु केंद्रीय दृष्टि नहीं है, ऐसी क्रियाएं नहीं कर पाएगा जिनमें केंद्रीय दृष्टि की आवश्यकता होती है, जैसे पढ़ना या सुई में धागा डालना आदि। दूसरी ओर कम दृष्टि वाले वे बच्चे जिनमें परिधीय दृष्टि नहीं है, संभव है छपा हुआ पढ़ ले, क्योंकि उनमें केंद्रीय दृष्टि काम कर रही होती है। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि कुछ कम दृष्टि वाले बच्चों में अस्थिर दृष्टि हो, तो कुछ को बहुत हल्का धुंधला दिखाई दे, या कुछ को नेत्र के ऊपर परत सी महसूस होती है। समझ में आ रहा है ना? इसके कारण यह हो सकता है कि वे जहां किसी क्रिया का अच्छा परिणाम दे वहीं अन्य क्रियाओं को करने में असफल रहे। जब बच्चा कुछ क्रियाएं नहीं कर पाता हो, अध्यापक या माता पिता सोचने लगते हैं कि बच्चे में उन क्रियाओं के प्रति ध्यान और समझ नहीं है। वे यह समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा इन क्रियाओं को करने में वास्तव में समस्याओं का सामना कर रहा है। इस प्रकार कुछ कम दृष्टि वाले बच्चे जिनकी आंखों में भेंगी होती है
कुछ देखते समय अपना सिर अनुपयुक्त रूप से घुमाते हैं। इसके कारण हो सकता है कि उनके आसपास के बच्चे और बड़े उनका मजाक उड़ाए। जैसे देखिए, आपको एक बात बता रहा हूं। एक लड़का था छोटा, वो किसी कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ने जाता था। हम नाम बताएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। वो बच्चा जब क्लास में बैठा था तो ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। अब क्या है, जैसे आप लोगों की चर्चा क्या कर रहा था कि उस बच्चे को टीचर क्या कर रहे थे कि बार बार कंप्लेन लिख रहे थे कि बच्चा होमवर्क नहीं बना रहा है। तो उसके गार्जियन इस पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन क्या हुआ कि बार बार डायरी जब उसके गार्जियन चेक किए तो देखे कि बार बार कंप्लेन लिखा गया है। वो अपने लड़के को लगे पढ़ाने, ये देखो तो यहाँ क्या लिखा है। तो बोला कि मैं यहाँ से नहीं देख पाऊंगा, यहाँ से देख पाऊंगा। तब जाकर उसके गार्जियन उसके हॉस्पिटल में ले जाकर उसके आंख को इलाज किए। ठीक है, तो बच्चों पर ध्यान रखना अभिभावकों का परम कर्तव्य बनता है। अब है इसमें, यदि कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को इस प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का बार बार सामना करना पड़े तो उनको महसूस होने लगता है कि उनका देखने का तरीका सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है। यह उन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है, उनका आत्मविश्वास कम करता है। हो सकता है कि उनकी देखने में रुचि ही समाप्त हो जाए। इस प्रकार वे उन क्रियाओं को भी नहीं कर पाएंगे जिन्हें करना उनके लिए संभव है। प्रायः लोगों का कम दृष्टि वालों के देखने के तरीके के प्रति व्यवहार ही उनकी क्रियात्मक दृष्टि को कम कर देता है। मतलब यहाँ जो टॉपिक कह रहा है, जो अल्प दृष्टि वाले बच्चे हैं उनको अवहेलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर संकुचित कुठाराघात होता है कि हमारे देखने का जो तरीका है वो सही नहीं है, लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी रोशनी और धीरे धीरे चली जाती है। वास्तव में होना इसका उल्टा चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे को उसकी कम दृष्टि के कुशल प्रयोग के लिए दृष्टि उद्दीपक प्रयोग के एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कम दृष्टि वाला व्यक्ति अलग अलग तरह से देखता है। उसे क्या और कैसा दिखाई देता है यह उसकी दृष्टि क्षति पर निर्भर करता है, कि मतलब बच्चा कैसे देख रहा है। ये उसके लायक अनुकूल उद्दीपक संसाधन तैयार करना चाहिए। ठीक है, अब है अवशिष्ट दृष्टि का शैक्षिक उद्देश्य क्या है। मतलब कि जो कम दृष्टि वाले बच्चे हैं, अल्प दृष्टि वाले बच्चे हैं, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं कि अवशिष्ट दृष्टि का शैक्षिक उद्देश्य क्या है, यानी विजुअल अवेयरनेस एंड अटेंशन। ठीक है, तो इसमें है हमें कोई चीज तब देख पाते हैं जब हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। यह एक मूलभूत कौशल है जिसको एक कम दृष्टि वाले व्यक्ति में विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है। आप उसमें यह कौशल विकसित करने के लिए नीचे वर्णित और इसमें मिलती जुलती कुछ क्रियाएं भी आयोजित कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट। हम वस्तुओं को तभी पढ़ या पहचान सकते हैं जब हम उनकी ओर देखें और उन पर ध्यान दें। इसका अर्थ है कि हमें केवल उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना होगा तथा दृष्टि क्षेत्र में आने वाली अन्य चीजों से ध्यान हटाना होगा। इसीलिए आंखों की गतिविधियों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसमें वस्तु का नजर से पीछा करने, ट्रैकिंग की योग्यता तथा नजरें दौड़ाने, स्कैनिंग की योग्यता शामिल है। दृष्टि नियंत्रण की कमी के कारण कम दृष्टि वाले व्यक्ति वस्तुओं के बीच और पढ़ते समय अक्षरों के बीच भ्रमित हो सकते हैं। इसके कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत सी भाषाओं को पढ़ने के लिए निर्धारित बाएं से दाएं के क्रम को ही न अपना पाए। ठीक है, क्या है, यही इसका शैक्षणिक मूल उद्देश्य है। ठीक है, अब अगला है विजुअल फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन।
हम वस्तुओं को एक पृष्ठभूमि पर देखते हैं। किस पर देखते हैं? पृष्ठभूमि पर। जब आप किसी पेंटिंग में एक मकान की आकृति देखते हैं तो मकान पेंटिंग की पृष्ठभूमि पर दिखाई देता है। आप मकान को रेखांकित देखते हैं और उसके पीछे की पृष्ठभूमि से अलग मानकर देखते हैं। ऐसा महसूस होता है ना? आप मकान की विभिन्न विशेषताएं भी देख सकते हैं। ठीक है। अब है विजुअल मेमोरी। ठीक है। हम में से अधिकतर लोगों को देखी वस्तुओं और व्यक्तियों का कुछ न कुछ विवरण याद रहता है। यह दृश्य स्मरण शक्ति कहलाती है। व्यक्ति की दृश्य स्मरण शक्ति बढ़ावा देने के लिए नीचे दिए जा रही क्रियाएं कीजिए। अब देखिए, एक दृश्य शक्ति जैसे चर्चा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप ताजमहल देखने गए हैं। आप ताजमहल देखकर अपने घर आ गए। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ताजमहल ऐसा है या कैसा होगा, तो जो आप चीज देखें तो उसका दृश्य शक्ति आपके मेमोरी पर आता है। उसे क्या कहते हैं? दृश्य शक्ति कहते हैं। अब कौन कौन सी क्रिया है? विजुअल क्लोजर। यह किसी दृश्य या वस्तु का केवल कुछ ही हिस्से दिखाई देने पर भी पूरे दृश्य या वस्तु विषय में अंदाजा लगा पाने की योग्यता। जैसे आप थोड़ा देखें और उसे पूरा अनुमान लगा लिए, ये क्या कहलाता है? विजुअल क्लोजर। ठीक है। अब है आई फुट कोऑर्डिनेशन। ये क्या है? जिस तरह हम कुछ लिखते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते या खेलते समय कुछ उठाने, फेंकने या किसी वस्तु को पकड़ने के लिए आंखों और हाथों की क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें चलने, दौड़ने, खेलने और कूदने के लिए आदि आंखों और पैरों में समन्वय की जरूरत पड़ती है। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो आप आंख से देख रहे हैं कि ठोकर आ रहा है, तो पैर से आप समन्वय बनाते हैं कि ब्रेक लिया जाए, उसका गियर डाउन किया जाए। तो आंख और पैर का क्या होता है? इसमें दोनों का समन्वय चलता है। मान लीजिए कि आप पैदल चल रहे हैं, तो आंख जो देखता है उसके अनुसार क्या होता है? हमारा पैर चलता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमें चलने, दौड़ने, खेलने और कूदने के लिए आंखों और पैरों की समन्वय जरूरत पड़ती है। कम दृष्टि वाले व्यक्ति को इस कौशल को विकसित करने में सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब है, देखिए, थोड़ा हम चैप्टर को लंबा लंबा पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के कोर्स भी कंप्लीट करना है। ठीक है। इसीलिए आप लोग ज्यादा बड़ी मत होइएगा, क्योंकि कोर्स को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नीड एंड इम्पोर्टेंस। पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा आवश्यकताएं एवं महत्व। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसा कि सर्वविदित है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के इत कथन में मनुष्य के समस्त सामाजिक क्रियाओं, संबंधों, नियंत्रण आदि का समावेश हो जाता है। किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य की वर्गीकृत अवस्थाओं में बाल्यावस्था, पूर्व शैशवावस्था का अत्यंत महत्व स्थान है। हमारी जो बाल्यावस्था का क्या होता है? बहुत मायने रहता है, जिसे शिक्षा से जोड़ते हुए यद्यपि देखा जाए तो इसका विश्लेषण अत्यंत व्यापक हो जाता है। उक्त प्रकरण बाल्यावस्था से पूर्व शिक्षा से आशय है कि किसी प्रकार के बालक को शैशवावस्था में किस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाए। अतः बाल्य पूर्व अवस्था में बालक के अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका अध्ययन हम निम्नोक्त रूप यह कहना नित्यंत आवश्यक होगा। यदि बालक में दृष्टि क्षमता है तो क्या उसका यह विकास बाधित हो जाएगा? नहीं। इस क्रम दृष्टि बाधित बालक समान बालकों की तरह अपने हाव भाव प्रकट करता है कि नहीं, किंतु अल्प मात्रा सीमाओं में परिवारजन अथवा माता पिता के प्रशिक्षण से दूर किया जा सकता है। बाल्य पूर्व अवस्था में शिक्षा की उपादेयता या विकास चरण निम्नवत है। क्या क्या है? इस अवस्था में शिशु के समगात शारीरिक, सामाजिक अनुकरण, पूर्व जिज्ञासा पूर्ति, संतुष्टि आदि का विकास होता है। कब होता है? बाल्यावस्था में होता है, जिससे बालक को विद्यालय भेजने से पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाती है।
विद्यालय भेजने से पूर्व बालक की प्रथम पाठशाला कहाँ होती है? परिवार में होती है। यदि बालक दृष्टि बाधित है और उसकी आयु 36 वर्ष के मध्य है तो उसके लिए जमा पाठ्यक्रम के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा हेतु तैयार किया जाना चाहिए। उक्त विभिन्न बिंदुओं के संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए मुख्यतः 5 स्थितियों में रखकर लिखा जा सकता है। अब कौन कौन सी स्थिति है? सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, चारित्रिक और नैतिक। अब हम चर्चा करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। अब देखिए ये सारे टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को दोहरा रहा हूं कि आप लोग ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिए। जिस प्रकार बीज को प्रारंभिक अवस्था में उपयुक्त जल, धूप, खाद मिल जाती है, वह पूर्ण बनने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार यदि विद्यालय पूर्व अवस्था में बच्चों को उचित और सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक वातावरण मिल जाए तो वह अपनी सभी क्षमताओं को विकसित कर पाता है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में तो परिवार उसकी दुनिया है जहां से वह विभिन्न वस्तुओं को देखना प्रारंभ करता है। अब है मानसिक और शारीरिक स्थिरता। 6 से 7 वर्ष के बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास स्थिरता आ जाती है, जो उसकी मानसिक और शारीरिक विकास को मजबूत करता है। नैतिकता का विकास। इस अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिक ज्ञान का विकास होने लगता है। बच्चा अच्छे और बुरे अंतर में करना सीख जाता है, उसे सामाजिक भावना विकसित होने लगती है। अब है हमारा क्या? जिज्ञासा अधिक होना। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करता है, प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम होता है। ठीक है, अब सामाजिक गुणों का विकास। इस अवस्था में बच्चे में सहयोग करने की भावना की प्रवृत्ति अधिक होती है। उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बाल्यावस्था में शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे को शिक्षा के लिए उसके माता पिता का शिक्षित होना, उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता शिक्षित हैं तो बच्चों को शिक्षा देने के महत्व को समझ सकते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था मानी जाती है। भाषा एवं शब्दावली इसी अवस्था में तीव्र गति से विकसित होती है। कितने से वर्ष में भाषा शब्दावली विकसित होती है? 3 से 6 वर्ष के बीच में। इस अवस्था में शब्दों की संख्या 50 से बढ़कर 25 तक हो जाती है। वह शब्दों के अर्थपूर्ण पूछकर बड़े बड़े वाक्य बनाने लगता है। इस प्रकार बहुत सारी विशेषताओं के साथ उनका व्यक्तित्व विकसित होता है। दृष्टि के अभाव में यह अनुभव श्रवण एवं स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों के माध्यम से डीएलएस सिखाकर वातावरण में अधिक से अधिक संपर्क में लाना चाहिए। अब यहाँ डीएलएस क्या है? तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि डेली लिविंग स्किल, दैनिक क्रिया कौशल, जैसी सवेरे की क्या उसकी दिनचर्या है, ये कुशल ट्रेनर मतलब विशेष शिक्षक उसके माता पिता को कुछ बताए, और माता पिता का पूरा दायित्व बनता है कि जो बच्चे का डीएलएस माने दैनिक क्रिया कौशल की जो भी आवश्यकता हो रही है उसको उस टाइप का स्पर्श ज्ञान, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कराकर इतना बना दे कि वो समाज में अपना स्तर मिला सके। ठीक है, समय अनुसार उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। इतना ट्रेंड करके उसके बाद क्या किया जाए? विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए। यदि सुविधा हो तो एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए। अगर जहां विशेष टीचर है उस विद्यालय में बच्चे का नामांकन कराया जाए। यदि सुविधा हो तो अथवा आवासीय विद्यालयों में रखकर पढ़ाना चाहिए। मतलब ऐसे विद्यालयों के जो विशेष विद्यालय हैं उनके आवासीय है, वहां पर भी बच्चे को पढ़ाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक विकास में काफी संघर्ष करना पड़ता है। आपको तो भली बात पता है, ऐसे बच्चों को काफी संघर्ष करना पड़ता है।
दृष्टिबाधित बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक विकास में काफी संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक कौशल में सिखाने के लिए उचित सामग्री उपलब्ध करानी पड़ती है। दृष्टिबाधित को शारीरिक विकास के लिए खेल एवं शारीरिक शिक्षा प्रबंध करे एवं रुचि एवं विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत विकास में सहायता प्रदान करना चाहिए, ताकि वह समान बच्चों की तरह राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग दे सके। ठीक है, अब देखिए, ये भी आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है। क्या? विद्यालय पूर्व आयु के दृष्टिबाधित अथवा अल्प दृष्टिबाधित बच्चों की देखभाल और उनके प्रशिक्षण में माता पिता और भाई बहनों की भूमिका। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है कि विद्यालय पूर्व आयु के दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण में माता पिता और उनके भाई बहनों की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए या होती है। ठीक है, माता पिता बच्चे की ना तो अति रक्षा करे, ना ही उसके प्रति अस्वीकारात्मक दृष्टि रखे। मतलब माता पिता ज्यादा बच्चे को संवेदनशील न रखे और ना ही ज्यादा उसे हीन दृष्टि से देखे। उसे विभिन्न खेलकूद आदि में भाग लेने और यह न सोचे कि उसे ऐसा करने से चोट लग जाएगी या उसका कोई अहित हो जाएगा। जहां आवश्यक हो उचित सावधानियां अवश्य बरत के घर के फर्नीचर आदि को इधर उधर अव्यवस्थित ना होने दे, उसका स्थान बार बार ना बदले। ठीक है, ये सावधानी बरतना है। घर का वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, दरवाजे पर खुले अथवा पूरे बंद होने चाहिए, बिजली के पोल के सुराग को बंद हो अथवा दृष्टिबाधित बच्चों की पहुंच से दूर हो, परे हो। खिड़की में लोहे की रेलिंग होनी चाहिए, यह बच्चे की पहुंच से दूर होनी चाहिए, जिसका बच्चा अपने आप से आहत न कर सके। माता पिता को इन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब है दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टिबाधित बच्चे की आरंभिक वर्षों में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका से माता पिता अलग अलग नहीं रह सकते। इन बच्चों को दैनिक जीवन के भाषा कौशल और प्रत्यय विकास तथा ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, आरंभिक ओरिएंटेशन और मोबिलिटी क्या है? जैसे बच्चे को चलने फिरना सिखाना, रास्ते में कैसे चलना चाहिए, छड़ी लेकर कैसे चलना चाहिए, ये सब उसे विद्यालय से पूर्व ये सब बच्चे का ज्ञान करा देना चाहिए। स्थितियों का प्रशिक्षण देने के महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाना होता है। इन सब के लिए घरों में उपलब्ध साधारण और सस्ते पदार्थ यथार्थ जीवन परिस्थितियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में ध्वनि उत्पन्न करने वाले खिलौनों का भी प्रयोग उपयोगी रहेगा। माता पिता से प्रेरणा लेकर और उनके सकारात्मक दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए परिवार के अन्य बच्चों की ओर से इन बच्चों की अपेक्षित स्वीकृति दी जानी चाहिए। परिवार अन्य बच्चों की तरह यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ठीक है, वह अपने सभी खेलों आयोजनों में दृष्टिबाधित अथवा अल्प दृष्टिबाधित भाई अथवा बहन को सम्मिलित करें। अपने मित्रों साथियों से मिलने जुलने का उसे भरपूर अवसर प्रदान करें। अपने परिवेश में जो कुछ देखते हैं या सीखते हैं उसे दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित भाई बहन तक अवश्य पहुंचाते रहे। कुछ अधिक आयु के बच्चे पुस्तकें अथवा पत्रिकाएं पढ़कर दृष्टिबाधित बच्चों को सुना सकते हैं। वो उसके भाई बहन क्या कर सकते हैं? कुछ पत्रिकाएं किताब पढ़कर उसे सुना सकते हैं। अपनी स्कूली पाठ्यक्रमों में आने वाली छोटी छोटी कहानियों को, वृत्तांतों को बच्चे तक संप्रेषित कर सकते हैं। अब है विद्यालय पूर्व आयु के दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयुक्त खेल खिलौने। खेल खिलौने कौन कौन से उपयुक्त है? विभिन्न जटिल प्रयत्न इन खिलौनों के माध्यम से बच्चों की समझ में आ जाते हैं, उसे भावी जीवन नहीं बनाते। स्पर्शीय खिलौने जैसे सॉफ्ट टॉयज, मॉडल, श्रवण के लिए खिलौने जैसे बोलने वाली गुड़िया, कार, मोटर, हवाई जहाज, विभिन्न मोतियों को पिरोने वाले खिलौने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खेल उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना दृष्टि वाले अथवा सकलांग बच्चों के लिए, मतलब सामान्य बच्चों के लिए। अब है हमारा दृष्टि बाधित बच्चों को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी। ठीक है, ये आपके प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? ओरिएंटेशन और मोबिलिटी। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जब वो बच्चा अल्प दृष्टि बाधित है या दृष्टि बाधित है, वो कहीं बाहर से जाकर आएगा तो उसे क्या होगा? उसे आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह स्वयं को निडर बनाता है। बिना किसी सहायता से निसंकोच निडरता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्रता पूर्वक सुरक्षित जाना संभव हो जाता है। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के अभाव में दृष्टि बाधित बच्चों की मांसपेशियों का विकास नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके मांसपेशियों का विकास नहीं होगा। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए बच्चे की ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल देना होगा। इसके पहले उस पर किस पर बल देना होगा? ज्ञानेंद्रिय विकास पर। मुख्य रूप से श्रवण, गंध, मांसपेशियों, इंद्रियों द्वारा मिलने वाली सूचनाएं। दृष्टि बाधित बच्चे की ज्ञानेंद्रियां जितनी अच्छी विकसित होगी उतनी ही अच्छी उसकी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी होगी। मतलब जितने, जैसे आदमी आ रहा है या कोई चीज आ रहा है, गाड़ी की आवाज, वो जितना उसको पहचानेगा उतना ही उसके लिए सुरक्षा भी रहेगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। ठीक है। अब है ब्रेल वाचन तत्परता। ब्रेल के बारे में तो आप लोग जानते हैं। ब्रेल वाचन तत्परता से तात्पर्य बच्चों को ब्रेल सीखने के लिए प्रेरित करते हुए तैयार करना, अर्थात ब्रेल चूंकि स्पर्श पर आधारित लिखने पढ़ने की लिपि है, इसीलिए इसे ब्रेल वाचन तत्परता से हमारा तात्पर्य विशेष रूप से स्पर्श शक्ति। ब्रेल वाचन आप कैसे कर सकते हैं? जब आपकी स्पर्श शक्ति उस पर हो जाएगी। घर के वातावरण में उपस्थित वस्तुओं के बारे में बताकर उन पर ब्रेल लेबल लगाने चाहिए। क्या लगाना चाहिए? कौन क्या चीज है उस पर ब्रेल लिखा हुआ लेबल चिपकाना चाहिए। जैसे उसकी अलमारी, बक्से, कुर्सी में आग। ऐसा करने से जब दृष्टि बाधित बच्चा इन वस्तुओं के संपर्क में आएगा तो ब्रेल में लिखे लेबल को छूकर उसके प्रति न केवल आकर्षित होगा बल्कि उसमें क्या है जानने की जिज्ञासा पैदा होगी, जो ब्रेल सीखने के लिए प्रेरक की भूमिका निभाएगी। ठीक है। अब है प्रत्यय निर्माण और भाषा विकास। प्रत्येक का अभिप्राय किसी भी वस्तु अथवा विषय के संदर्भ में मानसिक चित्र बनाना अथवा सामान्य विचार ग्रहण करना। प्रत्यय संबंधी जानकारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त की जाती है। दृष्टि बाधित बच्चों को सूचना माता पिता, पारिवारिक सदस्यों अथवा शिक्षकों द्वारा अर्थ दिया जाता है, जिसके आधार पर दृष्टि बाधित बच्चे अपना प्रति निर्माण करते हैं। दृष्टि बाधित बच्चे के संदर्भ में माँ को उसके साथ की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को बताते हुए उसके बाद आने वाली चीजों की जानकारी देनी चाहिए, जैसे कप, बोतल, गिलास, पानी, दूध गर्म, ठंडा, ऊपर नीचे, मुंह, आग। ये क्या है? डीएलएस में आते हैं, दैनिक क्रिया कौशल में कि गिलास है, ये ठंडा पानी है, दूध हल्का गर्म किया गया है। ये सब माता पिता को अपने बच्चे को जानकारी देना चाहिए। स्पर्शीय खिलौने से भी बच्चों में प्रत्यय विकसित किए जा सकते हैं, जैसे गुड़िया जिसके सिर के अंग अलग अलग जोड़े जा सकते हो, बच्चों को सर्वाधिक प्रिय खिलौनों में से एक है। बच्चा शरीर और उसकी अंगों को प्रत्यय के माध्यम से अपने शरीर से तुलना प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय पूर्व शिक्षक शिक्षिका का दायित्व उनकी क्षमताएं तथा गुण पूर्व प्राथमिक विद्यालय में ही उसके माता पिता की भूमिका निभाते हैं। अगर बच्चा विद्यालय जाता है तो शिक्षक को परखना है कि विद्यालय पूर्व उसके माता पिता उसे क्या क्या गुण सिखाए हैं। शिक्षक के बाद वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में उसे मदद मिलती है। उसकी दृष्टिहीनता के प्रति अभिवृत्ति उचित होनी चाहिए। दृष्टि बाधित बच्चे में आत्मविश्वास जागृति कर अपने वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए कि शिक्षक का ये क्या है? मुख्य दायित्व है। शिक्षक दृष्टि बाधित बच्चों के प्रत्येक विकास के लिए विभिन्न वस्तुओं के संबंध स्थापित कर वास्तविक अनुभवों से जानकारी देनी चाहिए। तो ये कहना उचित होगा कि देश में दृष्टिबाधिता तथा अल्प दृष्टिबाधिता शिशुओं
और उनके माता पिता की सहायता शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों की भी बहुत आवश्यकता है, जो अभी व्यवस्थित रूप में लगभग नगण्य है। इन कार्यक्रमों द्वारा दृष्टिबाधित शिशुओं को बहुत आरंभिक अवस्था से ही सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देख लिए थोड़ा चैप्टर, आज का टॉपिक जो था वो बहुत थोड़ा लंबा था, लेकिन आपका तो सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, तो 10-10 मिनट के क्लास से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप भी बढ़िया से क्लास को देखिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया इसमें से कुछ क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बने हैं वो भी आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या है? ए है बड़े आकार की चित्र पुस्तकें, बी ऑडियो टेप्स और ब्रेल पुस्तकें, सी सामान्य पाठ्य पुस्तकें, डी वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑडियो टेप्स और ब्रेल पुस्तकें। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त लेखन सामग्री कौन सी है? ए सामान्य पेंसिल और कागज, बी बड़े अक्षर और गहरे रंगों की मार्कर, सी ब्रेल स्लेट, डी साधारण कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बड़े अक्षर और गहरे रंग की मार्कर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, दृष्टिहीन बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण उपकरण उपयोगी है? ए स्मार्ट बोर्ड, बी ब्रेल टाइपराइटर, सी प्रोजेक्टर, डी एलईडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेल टाइपराइटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के लिए कौन सा कौशल सिखाना महत्वपूर्ण है? ए गणित की कठिन अवधारणाएं, बी आत्म देखभाल और दैनिक जीवन कौशल, सी खेलकूद, डी कला और शिल्प। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आत्म देखभाल और दैनिक जीवन कौशल। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टिहीन बच्चों के लिए शिक्षण में स्पर्श आधारित शिक्षण सामग्री क्या है? ए बच्चे को दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बी इससे इन्हें अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है, सी इससे उनकी सुनने की क्षमता कम होती है, डी यह केवल मनोरंजन के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इससे उन्हें अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? दृष्टिहीन बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? ए तेज आवाज में बोलना, बी बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करना, सी केवल लिखित निर्देश देना, डी प्रस्तुतियां दिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों के साथ धैर्यपूर्ण व्यवहार करना। अब है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है? कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा में कौन सी रोशनी सबसे उपयुक्त है? ए मंद रोशनी, बी फ्लैश लाइट, सी पर्याप्त प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी, डी केवल नीली रोशनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पर्याप्त प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्पर्श और श्रवण के माध्यम से सीखने को क्यों प्रोत्साहित किया जाता है? ए है क्योंकि उन्हें चित्र पसंद नहीं होते, बी क्योंकि उनकी प्राथमिक संवेदनाओं का हिस्सा होता है, कि सी क्योंकि यह उन्हें अधिक व्यस्त रखता है, कि डी क्योंकि यह महंगा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यह उनकी प्राथमिक संवेदनाओं का हिस्सा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेल लिखने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्रेल जो लिखते हैं उसे कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये तो मैंने आपको बताया भी है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, बी टाइपराइटर,
सी ब्रेल स्लेट और स्टाइलस, डी पेंसिल और पेपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रेल स्लेट और स्टाइलस। अब है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए है केवल गणित सिखाना, बी बच्चे के समग्र विकास के लिए आधार तैयार करना, सी केवल ब्रेल सिखाना, डी केवल भाषा विकास पर ध्यान देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बच्चे के समग्र विकास के लिए आधार तैयार करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दृष्टिहीन बच्चों की दिशा ज्ञान सिखाने के लिए किस प्रकार की गतिविधि सहायक होती है? ए किताब पढ़ना, बी नक्शे की मदद से चलने की गतिविधि, सी वीडियो गेम खेलना, डी चित्रकारिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नक्शे की मदद से चलने की गतिविधि। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कम दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा में मल्टी सेंसरी अप्रोच का क्या अर्थ है? मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब क्या अर्थ है? ए केवल सुनने पर ध्यान देना, बी सभी इंद्रियों का उपयोग कर सीखना, सी केवल स्पर्श का उपयोग करना, डी केवल स्वाद के माध्यम से सीखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सभी इंद्रियों का उपयोग कर सीखना। अब है क्वेश्चन नंबर 13, कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में कौन सा उपकरण सहायक हो सकता है? ऑप्शन क्या है? सामान्य किताबें, मैग्नीफायर बड़ा देखने वाला यंत्र, सी प्रोजेक्टर, डी केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बड़ा देखने का यंत्र। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी प्रमुख पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए है ब्रेल पद्धति, बी QR कोड, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी सोशल मीडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रेल पद्धति। ठीक है। अब 15 क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में किस प्रकार की गतिविधियों पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन क्या है हमारा? शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर, बी केवल लिखित कार्य, सी केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, डी केवल गणित सीखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कम दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ए कक्षा के पीछे, बी कक्षा के दरवाजे के पास, सी बोर्ड के पास, डी खिड़की के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोर्ड के पास। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दृष्टिहीन बच्चों के लिए कौन सा कौशल विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है? ए लेखन कौशल, बी अविनाश और गतिशीलता कौशल, सी चित्रकारी, डी रंग पहचानना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अविनाश और गतिशीलता कौशल। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को अनुशासन सिखाना, बच्चे के सर्वांगीण विकास का आधार तैयार करना, बच्चे को केवल पढ़ने की आदत डालना, बच्चे को जल्द से जल्द स्कूल भेजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बच्चे के सर्वांगीण विकास का आधार तैयार करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टिहीन बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि सहायक होती है? ए अकेले पढ़ने की आदत डालना, बी समूह में खेलना और बातचीत करना, सी केवल लिखित कार्य, डी घर में ही रहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समूह में खेलना और बातचीत करना। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में दृष्टिहीन बच्चों को सीखने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां सबसे उपयुक्त होती है? ए सिर्फ पढ़ने लिखने की गतिविधियां, बी संगीत स्पर्श और श्रवण आधारित गतिविधियां, सी केवल विज्ञान के प्रयोग,
डी केवल शारीरिक खेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संगीत, स्पर्श और श्रवण आधारित गतिविधियां। तो चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक थोड़ा लंबा था। तो देखिए, अब आप लोग तो बच्चे नहीं हैं, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट कराना है, तो थोड़ा ज्यादा समय का वीडियो क्लास चलेगा। आप लोग भी, हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए, क्योंकि परीक्षा में जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है? फिर मैं, हाँ, एक बात और, आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा रहे। फिर मैं अगले क्लास में इसी सेकंड पेपर के अगले टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।